गुड आफ्टरनून। मैं आरबी क्लासेस से प्रतीक मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरबी क्लासेस में मूल विधि में जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि मूल विधि में शून्य से लेकर शिखर तक हम आपको ले जाएंगे, जो कि आपको शायद कहीं पे यूट्यूब या किसी भी क्लासेस में आपको ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आज आईपीसी के बारे में पूरा बताए। हम भी देखते हैं कोई पूरा नहीं बताता, बस शॉर्टकट में बता के आपसे दूर हट जाता है और आप उसमें प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक एक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ें हैं, कैसे कहाँ से क्या हुआ और क्या आपके परीक्षा में आने वाला है या क्या आया हुआ है, सभी के बारे में डिस्कस करते हुए हम आईपीसी और सीआरपीसी और तमाम जो 13 एक्ट्स हैं उनके बारे में बात करें। अब सबसे पहले पिछली क्लास में हमने भारतीय दंड संहिता के बारे में बात किया था, जो कि आपको बताया था कि भारतीय दंड संहिता 1860 जिसका नाम है, और इसको भारतीय परिषद की मंजूरी भारतीय परिषद की मंजूरी 6 अक्टूबर। हरीश यादव, आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। भारतीय परिषद की मंजूरी 6 अक्टूबर 1960 को मिली और आईपीसी भारत में लागू हुई 1 जनवरी 1862 में। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि भारतीय परिषद की मंजूरी आईपीसी को कब मिली और आईपीसी भारत में लागू कब हुई। तो दोस्तों, भारतीय परिषद की मंजूरी 6 अक्टूबर 1960 को मिली और लागू कब हुई? 1 जनवरी 1862 को। अब आगे हम सेक्शन पे बात करेंगे। सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन 1 आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है नाम और विस्तार। नाम और विस्तार। नाम और विस्तार का मतलब है दोस्तों कि इस संहिता का नाम क्या होगा और इसका विस्तार पर होगा। विस्तार मतलब ये कहां कहां पर लागू होगी, ये संहिता भारत में कहां कहां पर लागू होगी। तो नाम इसका बनी तो 1860 में, लेकिन लागू 1862 में हुई। तो कंफ्यूजन था कि 1862 रखा जाए कि 1860 रखा जाए। तो इसमें जब परिषद की बैठक हुई तो उसमें कहा गया कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 ही हो। और लागू कहाँ होगी? पहले जब 370 यानी 370 भारत जम्मू कश्मीर में लागू था, 370 J&K में लागू था, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जब लागू था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू हुआ करती थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को प्रदीप कुमार, हर्ष यादव, सूरज निषाद, हरीश यादव, आप सबका हमारी क्लास में मोस्ट वेलकम है। आप हमसे जुड़े रहिए और हम आशा करते हैं और आपको एकदम यकीनन कहते हैं कि मूल विधि में से 15 में से 14 नंबर दिलाने का मेरा दावा है यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े। तो 370 जम्मू एंड कश्मीर से जब हटा 5 अगस्त 2019 को, तो ये आईपीसी अब संपूर्ण भारत में लागू होगा।
क्या हुआ, संपूर्ण भारत में लागू हो गई। भारत में लागू हो, यानी सेक्शन 1 ये कहता है कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा और अब ये संपूर्ण भारत में लागू होगी। लेकिन अब आपको यहीं पर ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जो मूल आईपीसी यानी मूल आईपीसी में सेक्शन 1 में, सेक्शन 1 में क्या आईपीसी संपूर्ण भारत पे लागू थी? क्या आईपीसी संपूर्ण भारत पे लागू थी? लागू थी? आपका जवाब होगा नहीं, नहीं, क्योंकि मूल आईपीसी में जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 लागू था, तब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ करती थी, लेकिन अब संपूर्ण भारत में लागू है। तो सेक्शन 1 कहता है, दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका नाम भारतीय दंड संहिता 1860 और ये संपूर्ण भारत में लागू होगी, इस सेक्शन 1 कह रहा है। अब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2, सेक्शन 2 हमारा कहता है ये किन पे लागू होगी, ये किन पे लागू होगी। सेक्शन 2 कहता है कि ये उन हर व्यक्तियों पर लागू होगी, उन हर व्यक्तियों पर लागू होगी, जो भारत के राज्य क्षेत्र में अपराध करते हो। सेक्शन 2 कह रहा है ये आईपीसी जो है किन किन लोगों पे शासित होगी। तो दंड संहिता जो है उन हर व्यक्तियों पर लागू होगी जो भारत के राज्य क्षेत्र में अपराध करते हो, जो उसमें दिया गया है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है भारत में आके या किसी प्रदेश में आके चोरी करे, किसी का मर्डर करे, किसी का लूट करे, तो ये उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो ऐसे जो इसमें अपराध दिए गए हैं उन पे वो करे, उनको करे। ठीक है। अब सेक्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके लिए जरूरी है। अब आगे हम सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4, सेक्शन 4 कहता है कि क्या ये विदेशी नागरिकों को भी लागू होगी। इसका मेन मकसद है क्या ये विदेशी नागरिकों पर लागू होगी। लागू होगी। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 3 में है कि ये क्या जो है इसको अब राज्य क्षेत्र में जो है इसको किन किन लोगों पर ये शासित की जाए।
तो वही है, सेम 2 और 3 जो है सेम ही है, कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। यही है हरीश जी। क्या यह विदेशी नागरिकों पर लागू होगी? तो आंसर है हाँ। कब लागू होगी दोस्तों? ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या यह विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगी? तो हमारा आंसर है हाँ। इसका मतलब यह है कि ये सेक्शन 4 कहता है भारत के बाहर यदि भारत का कोई पोत या भारत का कोई भी चीज है, कंपनी है या कुछ भी है, वहां पर भारत का नागरिक या भारत के नागरिक से अलावा कोई अन्य देश का नागरिक भारत की पोत या कंपनी पर कोई अपराध करता है तो वो आईपीसी के द्वारा ही शासित होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, वो लागू होगी। तो सेक्शन 4 क्या कहता है हम आपको बताते हैं। सेक्शन 4 भारत के बाहर भारत के बाहर कोई पोत, पोत मतलब जहाज, जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, पोत या जलयान या कंपनी जो भारत सरकार की हो, भारत सरकार या यहाँ के किसी यहाँ के किसी नागरिक की हो, किसी नागरिक की हो, उस पर, नागरिक की हो उस पर कोई भी व्यक्ति भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो, भारतीय हो या विदेशी, संहिता लागू होगी। यानी भारत के बाहर कोई पोत हो या जलयान हो या कंपनी हो, उस पे भारत सरकार का आधिपत्य हो या भारत के किसी भी नागरिक का आधिपत्य हो, तो उस पर कोई भी व्यक्ति आके अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करता है, वह व्यक्ति चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, उस पर यह संहिता लागू होगी। सेक्शन 4 यही कहता है। के बाद बीच के जो सेक्शन है वो निश्चित हैं, यानी निश्चित का मतलब है हटा दिए गए हैं, का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेक्शन ही सेक्शन है। के बाद सेक्शन 8 पे हम लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा हो, तुरंत कमेंट में करके हमसे पूछिए, हम आपको पूरी एकदम आश्वस्त करेंगे, आपको एकदम समझाने की पूरी कोशिश रहेगी, शायद ऐसा कहीं पे आपको मिले। सेक्शन 8 सेक्शन 8 लिंग
लिंग की परिभाषा देता है। लिंग की परिभाषा क्या देता है? ये सिर्फ यही बताता है सेक्शन 8 कि जहां पर भी, सेक्शन 8 कहता है जहां पर भी पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द इस संहिता में आएगा वह प्रत्येक नारी पर भी लागू। 5 और 6 और 7 जो है भैया हरीश जी, 5, 6, 7 निरसित है। इसका मतलब ये होता है कि वो धारा आईपीसी से हटा दी गई है। उसके बारे में क्या जानोगे? मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो हटा दी गई है। जैसे 370 हटा के खत्म कर दिया गया संविधान से, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह आईपीसी में इन धाराओं को खत्म कर दिया गया, निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। कोई वैल्यू नहीं है भैया, उस पर लिखा ही नहीं है, सिर्फ यही लिखा है सेक्शन 5, 6 और 7 पे निरसित, यानी हटा दिया गया है आईपीसी। आपको हरीश जी समझ में आया कि नहीं आया? तो सेक्शन 8 है जहां पर पुल्लिंग शब्द जैसे करता है, करेंगे, तो वहां पर ऐसे शब्द जो आएंगे जो सिर्फ, क्योंकि जो संहिता लिखी गई है वो पुरुषवाचक संज्ञा में लिखी गई है, तो इसलिए लिखने वाले ने पहले ही बता दिया। इसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी? मैंने पहली क्लास में बताया था कि आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की थी, या किसने बनाया था, या किस विधि आयोग ने बनाया था। एक 20 सेकंड के अंदर आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, तब तक हम इसको आपको बताते हैं। जहां पर पुल्लिंग शब्द आएगा, यानी आईपीसी जो बनाई गई है वो पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यदि ऐसा नहीं है कि अब पुल्लिंग शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है तो नारी कोई अपराध करती है तो उस पर लागू नहीं होगा। इसलिए उसने सेक्शन 8 में बता दिया कि जहां पर भी पुल्लिंग शब्द आएगा वहां पर नारी के लिए भी वो लागू होगा। यानी कि ये संहिता पुरुष और नारी दोनों पर समान रूप से लागू होगी। के बाद सेक्शन 9, सेक्शन 9 वचन को डिफाइन करता है। सेक्शन 9 सेक्शन 9 भैया वचन को डिफाइन करता है। किसी ने बताया, किसी ने जवाब दिया कि आईपीसी की ड्राफ्टिंग किसने की थी? सुषमा मौर्य आप सही बता रही हैं। आईपीसी की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले और उनके 3 सदस्यों द्वारा हुई थी। और उन सदस्यों का नाम क्या क्या है? मैं YouTube का कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एप्लीकेशन का कमेंट पढ़ूंगा। जो हमारे यहाँ से एप्लीकेशन प्रोवाइड कराया गया है उसी एप्लीकेशन का कमेंट मैं पढ़ूंगा और उसी का आंसर दूंगा। YouTube पे आने वाले कमेंट को ना तो मैं पढ़ूंगा और ना ही उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना? उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। वचन, तो वचन सेक्शन 9 वचन को डिफाइन करता है।
वचन में आईपीसी में ये कहा गया है जहां पर एक वचन, जहां पर एक वचन शब्द होगा वह बहुवचन के लिए भी लागू होगा। यानी कि इसमें सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है वचन। वचन का मतलब ये बताया गया है कि जहां पर एक वचन शब्द आएगा, यानी इस संहिता में यदि कहा गया मैं इस कार्य को कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी होगा कि लोगों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। यानी कई लोग, जैसे कोई एक अकेला भी चोरी करेगा तो भी चोरी होगी, और कई लोग मिलकर भी चोरी करते हैं तो भी चोरी होगी। यानी कई लोगों के लिए भी चोरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और एक लोग के लिए भी चोरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो उसने पहले से बता दिया कि जहां पर एक वचन शब्द आएंगे वहां पर बहुवचन शब्द मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो आईपीसी लिखी गई हो वो सिर्फ बहुवचन में ही लिखी गई हो। यदि एक वचन में लिखा गया है तो उसको बहुवचन मान लिया जाएगा यदि कई लोगों पर वो लागू हो रही है। इज दैट क्लियर? तो किसी ने अभी बताया कि उसके कितने सदस्य थे और कौन कौन थे? सुषमा मौर्य ने लिखा है, केनी, स्टीफन और ब्लैक स्टोन लिखी हैं। क्या लिखी हैं? बार्क स्टोन। जी नहीं, सुषमा जी मैं आपको बता दूं कि उसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे और उसके 3 सदस्य थे, मैकलियाड, एंडरसन एंड मिलेट। आप अभी से करेक्ट हो जाइए। जी, अभिषेक यादव ने सही बताया कि उसके जो 3 सदस्य और थे, मैकलियॉड, एंडरसन और मिलेट थे, और लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष थे, और यही प्रथम विधि आयोग के भी सदस्य थे। प्रथम विधि आयोग कब बना हुआ था आप लोग बताइए कमेंट में। के बाद आप लोगों ने शायद इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे के सेक्शन पे। आगे का सेक्शन हमारा है सेक्शन 10। सेक्शन 10 आईपीसी में स्त्री और पुरुष को डिफाइन कर, स्त्री और पुरुष को डिफाइन करता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा भी गया है कि लिंग, एक क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था कि आईपीसी में लिंग कहां पे किस सेक्शन में डिफाइंड है। आपको दे देगा सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 कि लिंग इन सेक्शनों में से किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो इससे यही पूछा जाता है कि तो आपको तुरंत बताना होगा कि लिंग कहां पे डिफाइंड है, किस सेक्शन में डिफाइंड है। इज दैट क्लियर? लिंग को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 10 है स्त्री और पुरुष। तो आईपीसी में लिखा गया है, स्त्री की परिभाषा में क्या दिया गया है? कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया गया है, स्त्री, स्त्री शब्द किसी भी उम्र,
किसी भी उम्र की नारी का धोतक, किसी भी उम्र की नारी का धोतक है। धोतक का मतलब होता है जानना। और पुरुष में भी है, पुरुष में सेम टू सेम यही लिखा गया है। यहां पे सिर्फ पुरुष शब्द बदल दिया जाएगा। पुरुष शब्द, पुरुष शब्द किसी भी उम्र, किसी भी उम्र के पुरुष का धोतक है। का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। स्त्री शब्द किसी भी उम्र की नारी का धोतक है। इसका मतलब यह होता है कि एक दिन से लेके जब तक, एक दिन से लेके, एक दिन से लेकर, एक दिन से लेकर जितने दिन तक वो जिंदा है वो नारी के अंतर्गत आएगा। और वही सेम टू सेम है, एक दिन से लेकर, यानी जन्म के दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक जो भी हो, पुरुष हो, वो पुरुष शब्द का धोतक होगा। ये सुषमा किसी भी नारी का धोतक है। स्त्री शब्द किसी भी ऐसी नारी का धोतक है जो, जिसकी उम्र कुछ भी हो सकती है। वो एक दिन से लेकर जब तक उसमें जान है, जब तक वो जिंदा है। यदि कोई भी अपराध पहले दिन ही करती है, या कोई बच्चा है अपराध करता है, तो वो, कोई स्त्री है वो एक दिन की है या 2 दिन की है या 5 दिन की है, यदि कोई अपराध करती है, 6 महीने की है, साल भर की है, 2 साल की है, 5 साल की है, 7 साल की है, यदि अपराध करती है तो वो स्त्री शब्द के अंतर्गत आएगा। ओके। अभिषेक सिंह यादव 3 मिनट एगो इन्होंने बताया कि प्रथम विधि आयोग कब बनाया गया था? 1834 में। वेरी गुड। लग रहा है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, और ऐसे ही अगर देते रहे हमारा साथ, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर यदि चलते रहे, तो हम गारंटी करते हैं कि 15 में से 14 नंबर आपको जरूर से जरूर मिलेगा। और हम आईपीसी और सीआरपीसी और अन्य जितने भी एक्ट हैं, हमारे जितना भी बताऊंगा उसमें से एक भी इधर उधर नहीं आएगा। बल्कि आप जब भी पेपर पाओगे तब कहोगे, अरे यार ये तो सर पहले से ही बता चुके हैं, सर इसे पहले से ही बता चुके हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको हर एक पॉइंट बताया जाएगा। हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि स्त्री किस शब्द का धोतक है। पिछले प्रीवियस ईयर जो कुछ एसआई के मूल विधि में क्वेश्चन आया था, स्त्री किस शब्द का धोतक है, तो उसमें दिया गया था कि ये किसी भी उम्र का, या 18 वर्ष की उम्र का, या 16 वर्ष की उम्र का, या 21 वर्ष की उम्र का धोतक है। तो इसका आंसर है किसी भी उम्र का धोतक है स्त्री शब्द। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो फिर से हमसे पूछ सकता है। सेक्शन 11 आईपीसी में, सेक्शन 11 किसको डिफाइन करता है? कुछ शायद हमारे पुराने भी स्टूडेंट हैं जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, वो बताएं कि सेक्शन 11 किस को डिफाइंड करता है।
सेक्शन 11 व्यक्ति को डिफाइन करता है। व्यक्ति में कौन कौन आता है? व्यक्ति में सिर्फ स्त्री या पुरुष ही नहीं आते हैं। स्त्री में व्यक्ति में कौन कौन आ सकता है? कोई बता सकता है? व्यक्ति में ये सब भी आ सकते हैं, पुरुष, स्त्री, कंपनी, संगम, वर्ग, ये सब जो है व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, कंपनी। कोई कंपनी है वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आती है। जैसे कि कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट जो है बेकार निकल गया, जिससे कि समाज को क्षति हो गई, और क्षति होने के बावजूद जिससे समाज में काफी हानियां हुई, तो कंपनी के ऊपर जो होगा वो एफआईआर होगी, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होगी। कंपनी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कंपनी ने बनाया है, और कंपनी का निर्माण कम से कम 5 सदस्यों से मिलकर होता है। कंपनी का निर्माण कम से कम 5 सदस्यों से मिलकर होता है। कोई भी कंपनी अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं खोली जा सकती। उसके लिए कम से कम 1 डायरेक्टर और 4 सदस्य होना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट जो बनाया जिससे कि समाज को हानि हुई, तो कंपनी के खिलाफ एफआईआर होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास के ऊपर होगा। इसलिए कंपनी को भी यहां पर व्यक्ति माना गया है। और संगम को भी व्यक्ति माना गया है। जैसे संगम का मतलब होता है कई लोगों का समूह, कई लोगों का समूह, कई लोगों का समूह संगम होता है। मतलब जहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए वहां पर उसे संगम बोलते हैं। जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां पर मेल हुआ वहां पर प्रयागराज में उसे संगम बोला गया। वैसे ABCD, राम, श्याम, घनश्याम, फलाने और तमाम लोग जब मिलकर इकट्ठे हो गए तो उसे संगम बोला गया। और इन लोगों ने मिलकर कोई अपराध कर दिया तो क्या हुआ? वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी एक के ऊपर नहीं होगा, वो संगम, पूरे संगम के ऊपर होगा, पूरे समूह के ऊपर एफआईआर होगा। इसलिए यहां पर संगम को भी क्या माना गया है? व्यक्ति माना गया है। और वर्ग मतलब तमाम प्रकार के वर्ग हैं। जैसे हमारी कास्ट है, जैसे ले लीजिए, कास्ट में ब्राह्मण, हिंदू, ठाकुर, वैश्य, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के वर्ग हैं। जैसे किसी हिंदू द्वारा या किसी किसी वैश्य द्वारा किसी SC पर अपराध कर दिया जाता है तो पूरे हिंदू समाज पर वो एफआईआर होगा, पूरे हिंदू वर्ग पर एफआईआर होगा, क्योंकि पूरे हिंदू वर्ग ने मिलकर SC पर अपराध किया है। इसलिए इस वर्ग को भी क्या माना गया है? व्यक्ति माना गया है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप सर बताएं। किसी ने जी
वीडियो में पूरी क्वालिटी दी गई है, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से उसको सही करने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पे। यदि और आप इंटरनेट पे देखिए और आप अपने मोबाइल से अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आप अपने मोबाइल से भी क्वालिटी बढ़ती होगी तो बढ़ाइए, यूट्यूब पर बढ़ती है ना क्वालिटी। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन पे हैं तो वो यहाँ से पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी अच्छी क्वालिटी दी जा रही है। वॉइस तो अच्छी जा रही होगी, मेरा चेहरा देखने से कोई मतलब नहीं है, मेरा चेहरा देखिए या ना देखिए, लेकिन आपको यहाँ पर बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड, ये दिखना चाहिए और मेरी वॉइस आपको क्लियर जानी चाहिए, यही मेन चीज है। ओके जी, किसी ने लिखा है सुषमा मौर्य जी, संगम चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। जी, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमारे पुराने स्टूडेंट जो है वो 12 किसको डिफाइन करता है, क्या बता सकते हैं? सेक्शन 12 लोक को डिफाइन करता है। को डिफाइन करता है, लोक को डिफाइन करता है। लोक मतलब होता है जनता, पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। पब्लिक कौन है? हम और आप सब लोग मिलकर एक पब्लिक है, पब्लिक का निर्माण करते हैं। तो क्या है? कोई भी वर्ग या समुदाय, कोई भी वर्ग या समुदाय क्या है? लोक है। कोई भी वर्ग, यानी जैसे हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग और जो हैं ये सब वर्ग जो है या कोई समुदाय बनाया गया है, ये क्या है? पब्लिक है, जनता है। क्या मतलब होता है? जनता। इसके अंतर्गत आते हैं, लोक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कोई भी वर्ग या समुदाय किसके अंतर्गत आते हैं? लोक के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसमें डिफाइंड है? आपसे ज्यादा यही पूछेगा कि लोक आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो आपको एकदम ये क्लियर होना चाहिए, लोक जो है सेक्शन 12 में डिफाइंड है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या पुटअप हो सकता है कि लोक के अंतर्गत क्या कौन कौन आते हैं? तो लोक के अंतर्गत समुदाय और वर्ग आते हैं। लोक के अंतर्गत समुदाय या वर्ग आते हैं। ओके, इसके बाद बीच के जो सेक्शन है वो निरसित हैं, यानी हटा दिए गए हैं। अब हम लोग सीधे सेक्शन 18 पे चलते हैं। सेक्शन 18 सेक्शन 18 है, किसको डिफाइन करता है? कोई बताएगा? तो हमारे पुराने या जो नए हैं आप सेक्शन 18 भारत को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है सेक्शन 18? भारत को डिफाइन। पहले तो भारत में ये था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र जो है वो भारत होगा।
लेकिन जब से 370 हटा, अब जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण क्षेत्र जो है, जो भारत के नक्शे में संपूर्ण क्षेत्र है, वही भारत का। ठीक है जी सुषमा मौर्य, आपने सही लिखा कि इंडिया को डिफाइन किया गया है। वेरी गुड जी। JNK, यानी JNK का मतलब है कि जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण क्षेत्र भारत का। अब इसमें सिर्फ यही पूछ सकता है कि भारत कहां पर डिफाइंड है, आईपीसी में भारत कहां पर डिफाइंड है। तो इज दैट क्लियर कि सेक्शन 18 में भारत डिफाइंड है। जिनको कोई दिक्कत हो रही हो वो पूछ सकते हैं। भारत जो है 18 में डिफाइंड है, और जम्मू एंड कश्मीर सहित संपूर्ण क्षेत्र जो होगा वो भारत होगा। पहले जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड नहीं था भारत में, 370 जब से हटा 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड हो गया। और जम्मू एंड कश्मीर को आप लोग जानते होंगे लद्दाख और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग सेक्शन 19 पढ़ेंगे। सेक्शन 19 कोई बताए क्या है? सेक्शन 19 इसको डिफाइन करता है। अभी हम लोग डिफिनीशन ही पढ़ रहे हैं, जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। सेक्शन 19 इसको डिफाइन करता है, न्यायाधीश को। ने बताया न्यायाधीश? काजल यादव, न्यायाधीश। वेरी गुड। न्यायाधीश में ये बताया गया है, न्यायाधीश शब्द उन व्यक्तियों का द्योतक है, ऐसे व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं जो न्याय करते हो, जिनको ये पद दिया गया हो। ऐसे कौन से व्यक्ति आते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनको न्यायाधीश का पद दिया गया हो। इनके अलावा भी न्यायाधीश कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी ऐसे लोग हैं जिनको न्यायाधीश कहा जाता है। कौन? ऐसे व्यक्ति जो न्यायिक कार्य करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं, न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। अगर फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको पहला
पहली पहली बार है, जिनको वही स्लो बोल सकते हैं जो हमारी दूसरी क्लास ले रहे हों, और जो जिनको पहली बार है, जो आईपीसी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अगर फास्ट पढ़ाएंगे तो ऊपर से बाउंस करेगा और फिर आप कहोगे सर जी क्या पढ़ा दिए, कुछ तो समझ में ही नहीं आया। इसलिए अभी थोड़ा स्लो है, स्पीड आएगी, जब स्पीड में पकड़ूंगा तब आप कहोगे कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं। ऐसा हमारी ऑफलाइन क्लास में हुआ करता था, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ चलें। कौन कौन कह रहा है स्लो चल रहे हैं? क्या सौरभ मिश्रा हमारे पुराने स्टूडेंट हैं क्या? न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं ऐसे व्यक्ति जो न्यायिक कार्य कर रहे हो, वो न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। के बाद सेक्शन 20, कौन सा है? सेक्शन 20। सेक्शन 20 किसको डिफाइन करता है? कोई बता सकता है सेक्शन 20 को किसको डिफाइन करता है? न्यायालय को डिफाइन करता है। जो न्यायाधीश होगा वो कहां पर बैठेगा और कहां पर न्यायिक कार्य करेगा? एक ऐसा क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हो, एक ऐसा परिसर जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? न्यायालय कहते हैं। और जहां पर न्यायाधीश बैठकर न्यायिक कार्य करे उसे न्यायालय कहा जाता है। तो ऐसा परिसर जहां पर न्यायाधीश बैठकर न्यायिक कार्य करे, न्यायालय कहलाता है। ऐसा परिसर जहां पर न्यायाधीश बैठकर न्यायिक कार्य करे, न्यायालय कहलाता है। सेक्शन 20, सेक्शन 19 न्यायाधीश को डिफाइन करता है, सेक्शन 20 न्यायालय को डिफाइन करता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि न्यायाधीश किस में डिफाइंड है और न्यायालय किस में डिफाइंड है। तो किसी बैच में उसमें बैच में जो है न्यायालय पूछा था और किसी में न्यायाधीश, तो लोग 19-20 में एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले ये जानिए कि न्यायाधीश जो होगा वो न्यायालय में बैठेगा। पहले न्यायाधीश होगा तो कहाँ आएगा? न्यायालय में आएगा। इसलिए पहले सेक्शन 19 न्यायाधीश और सेक्शन 20 न्यायालय को डिफाइंड करता है। दैट क्लियर? के बाद सेक्शन 21 है लोक सेवक। सेक्शन 21 लोक सेवक को डिफाइन करता है। सॉरी, सेक्शन 21 लोक सेवक को डिफाइन करता है। सेक्शन 21 लोक सेवक को डिफाइन करता है। लोक सेवक कौन है? लोक सेवक क्या होते हैं? तो लोक सेवक ऐसे व्यक्ति जो सरकार द्वारा कोई वेतन लेते हो और जनता के लिए कोई कार्य करते हो, वे क्या कहलाते हैं? लोक सेवक कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति
लोक सेवक। ऐसे व्यक्ति लोक पब्लिक है और लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट। लोक जो है वो पब्लिक है और लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट। जैसे ये न्यायाधीश हुए, आयुक्त हुए, डीएम हुए, एसडीएम हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, ये क्या करते हैं? लोक जनता की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति जो सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करते हों और जी जनता, किसने बोला? हरीश यादव, बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि लोक सेवक सेक्शन 21 में डिफाइंड है। ऐसे व्यक्ति जो सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करते हों और जनता की सेवा या सुरक्षा में लगे हों। एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, आपको वहां पे आईपीसी अगर बुक खोलेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। सेवा या सुरक्षा में लगे हों, लोक सेवक कहलाएंगे। का मतलब ऐसे व्यक्ति जो सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करते हो या सरकार द्वारा कोई फीस लेते हो और उसके बदले में पब्लिक की कोई सेवा करते हो, सुरक्षा करते हो, पब्लिक को कोई चीज प्रोवाइड कराते हो, उसकी सुरक्षा, संरक्षण, उसके स्वास्थ्य के प्रति कोई ऐसा चीज प्रोवाइड कराते हो, वो सब कौन आए होंगे? लोक सेवक होंगे। जैसे न्यायाधीश हुए, डीएम हुए, एसडीएम हुए, पुलिस हुई, विधायक हुए, सांसद हुए, टीचर हुए, प्रोफेसर हुए, ये सब कौन है? लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि जनता द्वारा कोई फीस लेकर कोई सुविधा मुहैया कराई जाए तो वो लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आएंगे। धन्यवाद। आज पर हमारी क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू किया जाएगा। सेक्शन 21 के आगे जो भी होगा आपको बताया जाएगा। आप मेरी क्लास में जुड़े रहे। धन्यवाद। एक बार आपको आरबी क्लासेस से मैं प्रतीक मिश्रा आपको फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।